आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हर रविवार की तरह आज सुबह 10 बजे हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने। और अनिल जैन का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में एक विशेष दिन 26 मई 26 मई जैसे आप जानते हैं कि पूर्णिमा का दिन है। और पूर्णिमा का दिन हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व का दिन होता है। कहते हैं कि जो हमारा ल्यूनर मंथ है वो पूर्णिमा से शुरू होता है और अगली पूर्णिमा तक रहता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र की जोडियक में जो दूरी होती है वो 180 डिग्री होती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और कहा कि इस दिन जो चंद्रमा है, जो हमारे मन का कारक है, वो सबसे ज़्यादा बली होता है। चंद्रमा को बलि कहा गया जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, या हम कहें कि जब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज़्यादा होता है, तब चंद्रमा को शुभ माना जाता है। और पूर्णिमा इसलिए हर पूर्णिमा को एक विशेष दिन होता है हिंदू धर्म में। और इस बार तो खास तौर से बहुत एक विशेष दिन है, क्योंकि इसका संबंध हमारे जो भगवान बुद्ध से है। और बुद्ध अनुयायियों के लिए तो बहुत अच्छा दिन है ही है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए भी इसको बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो है भगवान विष्णु का नवा अवतार माना गया हिंदू धर्म में। तो इसलिए बुद्ध अनुयायियों के लिए तो बहुत विशेष दिन है ही है, और ख़ास तौर से हिंदू धर्म के लिए भी बहुत एक विशेष दिन है बुद्ध पूर्णिमा का दिन। कहते हैं कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ और उनको परिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ। कहते हैं कि पहले जो भगवान बुद्ध का जन्म प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में लुम्बिनी में हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने तपस्या की, जो उनको एनलाइटनमेंट अटेन हुआ, वो बौद्ध ट्री के नीचे हुआ। और उसके बाद वो गौतम बुद्ध बन गए, जो कि बौद्ध ट्री आजकल बौद्ध गया में है, तो वहाँ पर उनको एनलाइटनमेंट हुआ था। उसके बाद 45 साल की टीचिंग के बाद जो उन्होंने लोगों को उपदेश दिए, लोगों को बताया बहुत सारी चीज़ों का, उनके बाद उनका जो 80 साल की उम्र में कुशीनगर में परिनिर्वाण या उनका जो स्वर्गवास हुआ एक्चुअली में। तो भगवान बुद्ध के जो दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। और भगवान बुद्ध ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने उपदेश दिया नॉन वायलेंस, अहिंसा का, शांति का, ब्रदरहुड का, भाईचारे का और हारमोनी का। और उन्होंने जो है वो कुछ 4 ट्रुथ बताई, सच्चाई बताई हमारे जीवन की। और हमको जो 8 फोल्ड पाथ है, 8 रास्ते भी बताए कि उससे हम कैसे काबू पा सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जो 4 नोबल ट्रुथ बताए, उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल हैं। टाइम हो या प्लेस हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सबके लिए कॉमन है, सबको उन चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। और पहला जो नोबल ट्रुथ बताया कि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी जो लिविंग बीइंग हैं दुनिया में, उन सबको पेन होता ही होता है। कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि पेन भी ना हो, सुख भी ना हो और दुख भी ना हो। तो दुख तो होना ही होना है, उसको कोई, उससे आप किसी को भी, जो भी लिविंग बीइंग है, कोई उनको राहत नहीं मिल सकती। फिर उन्होंने कहा कि दुख का और जो हमारी मिजरीज हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका कारण है। और कारण भी कहा कि हमारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, हमारे प्लेजर और पैशन के जो डिजायर हैं, ये वो कारण है दुख का। फिर उन्होंने कहा कि तीसरा जो ट्रुथ बताया कि इन जो पेन और सफरिंग है हमारी, उस पर हम बहुत काबू पा सकते हैं कि अगर हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करें और अपने पैशन को कंट्रोल करें, तो बहुत हद तक हम जो सफरिंग है हमारी या दुख हैं, उन पर हम बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। और चौथा कहा कि पेन और सफरिंग को अगर रोकना है आपको, तो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया, 8 रास्ते बताए कि उस पर अगर आप चलेंगे तो आपकी जो पेन और सफरिंग है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताया, कहा राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कहा राइट थॉट, तीसरा कहा राइट स्पीच, फिर कहा राइट एक्शन, फिर कहा राइट लिवलीहुड, फिर कहा राइट एफर्ट्स, फिर राइट मेमोरी और राइट माइंडफुलनेस। ये उन्होंने रास्ता बताया। और कहते हैं कि जो भगवान विष्णु, जैसे मैंने कहा कि हमारे भगवान जो बुद्ध हैं, भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में उनको माना जाता है। और इसलिए हिंदू धर्म में भी एक बहुत एक
पवित्र दिन माना जाता है। और कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्म में भी कहा कि दान, स्नान और पुण्य या कोई भी धर्म कार्य किए जाते हैं उसका बहुत बहुत लाभ होता है। और बुद्ध पूर्णिमा का दिन भारत में तो मनाया ही जाता है बुद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा, हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा, बट विदेशों में अगर आप जाएं, जैसे चाइना है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, या यूएसए में भी बहुत बुद्धिस्ट हैं, यूरोप में भी बहुत बुद्धिस्ट हैं, और बहुत एक विशेष रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इंडिया में भी इसका बहुत एक बड़ा आयोजन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है वो बहुत एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करते हैं। और मैं भी कुछ लोग जानते भी होंगे कि मैं भी एक बुद्धिस्ट एनजीओ है जो लद्दाख का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, मैं भी उस एनजीओ से एसोसिएटेड हूँ। और हम लोग भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग हमेशा लद्दाख में या लेह में एक बहुत 7 दिन का प्रोग्राम, एक हफ्ते का इंटरनेशनल प्रोग्राम आयोजित करते हैं, बट इस बार कोविड पैंडमिक की वजह से वो नहीं संभव हो पा रहा है। तो हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं जो 26 मई को शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जुड़ना चाहें, क्योंकि इसमें बहुत दुनिया के और हमारे देश के जो स्कॉलर्स हैं, जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है 26 मई को, जो पूर्णिमा की तारीख है, पूर्णिमा का जो समय है वो 25 मई रात 8:30 बजे से शुरू होगा और 26 मई शाम को 4:44 तक रहेगा। इस दिन कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं जो हम कहते हैं शिव योग है, सिद्ध योग है, और इसलिए ये दिन और भी ज़्यादा सभी के लिए शुभ हो जाता है। बहुत शुभ दिन है। उस दिन जो भी हम दान पुण्य पूजा पाठ करेंगे उसका हमें बहुत अच्छा फल मिलेगा। और ख़ास बात इस दिन की भी है कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो अगर हम बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण को कंबाइन करें तो कुछ राशियों के व्यक्तियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर से जैसे मिथुन है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, मीन राशि है, इन व्यक्तियों के लिए ये दिन खास तौर से शुभ है। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत धन लाभ की संभावना है, या आर्थिक पक्ष की तरफ से ये दिन बहुत एक अच्छा रहेगा। और जो भी आप कार्य करेंगे, किसी भी कार्य की अगर आप शुरुआत करेंगे उस दिन, तो उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन विशेष शुभ है। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है उसमें पदोन्नति होगी या मनचाहा पद प्राप्त होगा। व्यापार में भी लाभ है, और ये दिन अगर आप कोई व्यापार में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत एक शुभ दिन है। और आपकी जो कार्य क्षेत्र में आपका जो मान सम्मान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, उसका भी जो है बहुत अच्छी संभावना है। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत धन लाभ होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, और परिवार में कोई भी जो मांगलिक कार्य है वो संपन्न होगा। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अगर किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता उनको है तो आप मान कर चलिए कि उस दिन से स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। उनके सारे सपने, सारी इच्छाएं की पूर्ति होगी। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए भाग्य पूरी तरह से साथ देगा, और आर्थिक स्थिति में जो है बहुत सुधार भी होगा। तो मीन राशि के व्यक्तियों के लिए भी ये बहुत एक अच्छा दिन है। अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें, क्योंकि 26 मई को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो इसलिए इस दिन का एक विशेष महत्व भी हो जाता है। और थोड़ी सी हम चर्चा करें चंद्र ग्रहण वगैरह के बारे में, तो आपको उसकी भी थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। ये जो 26 मई 2021 है, इसमें चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 से शुरू होगा और सायं 7:19 तक रहेगा। और ये चंद्र ग्रहण जो है पूर्व एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागर है, अमेरिका है और भारत में देखा जा सकता है। और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है, टोटल अवधि है, वो 5 घंटे और 2 मिनट की है। और भारत में यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका विशेष महत्व नहीं है। और जहाँ तक चंद्र ग्रहण का टोटल सवाल है, ये पूर्ण
चंद्र ग्रहण होगा। और इस चंद्र ग्रहण की खास बात यह है कि ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसमें चंद्रमा के लाल और नारंगी रंग का आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए कभी कभी इसको ब्लड मून भी कहते हैं, क्योंकि ये लाल और नारंगी रंग का चंद्रमा बन जाता है उस दिन। और क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्रहण क्यों पड़ते हैं? चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, लूनर एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स है। तो कहते हैं कि जब पृथ्वी आ जाती है सन और मून के बीच में, तो जो मून के ऊपर जो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो रुक जाती है। तो इसलिए वो एक कारण बनता है चंद्र ग्रहण का। और पृथ्वी जब बीच में आती है, इसका मतलब सन और मून एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उन दोनों के बीच की दूरी 180 डिग्री होती है और ये एक पूर्णिमा का दिन होता है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण की संभावना या जो पॉसिबल है वो सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही हो सकता है और किसी दिन नहीं हो सकता। इसलिए आप देखते हैं कि जो भी चंद्र ग्रहण पड़ता है वो पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। जहाँ तक सूर्य ग्रहण की सवाल है, जब चंद्रमा अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो वो भी जो सन की लाइट होती है वो कुछ हद तक पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ पाती, तो इसलिए वो सूर्य ग्रहण बनता है। और जब हम कहते हैं कि चंद्रमा सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, इसका मतलब सन और मून अर्थ के एक तरफ होते हैं, और हम कहते हैं कि जोडियक में उसकी जो दूरी होती है सन और मून की, वो बिल्कुल 0 डिग्री होती है, एक साथ होते हैं। और वो दिन होता है अमावस्या का। तो नेचुरली जो सूर्य ग्रहण की हो सकता है वो सिर्फ अमावस्या के दिन ही पॉसिबल है, और किसी दिन जो है नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक हर व्यक्ति के मन में आना भी चाहिए कि पूर्णिमा तो हर महीने आती है, 1 महीने में एक पूर्णिमा होती है, अमावस्या भी हर महीने आती है। तो हर दिन, हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि जो मैंने कहा कि जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो पृथ्वी बीच में आ जाती है, या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो ये तो हर बार आएगा। तो नेचुरली हर किसी के मन में ये प्रश्न आना भी चाहिए कि क्यों नहीं पड़ता हर बार जो है। उसका आंसर यही है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो अर्थ का प्लेन है और जो मून का जो प्लेन है वो एक दूसरे से 5 डिग्री पर इंक्लाइंड है, एक प्लेन पर नहीं है। अगर एक प्लेन पर होते तो डेफिनेटली हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ता और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता। और जहाँ तक जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सवाल भी है कि जो चंद्र ग्रहण होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक फुल होता है, एक पार्शियल होता है, एक हम कहते हैं पेनम्ब्रल, या उसकी जो छाया पड़ती है पृथ्वी की वो हमको दिखाई देता है। इसी तरह से जो सूर्य ग्रहण होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। एक टोटल आप देखते हैं कि पूरा सूर्य ग्रहण हो गया, और एक पार्शियल होता है कि थोड़ा सा आप सूर्य नहीं देख पाते। और सबसे जो ब्यूटीफुल और सबसे जो सुंदर नज़ारा होता है वो एनुलर सोलर एक्लिप्स का होता है, कि जब सूर्य जो है आपको एक रिंग की तरह नजर आता है, बीच का पोर्शन आपको नजर नहीं आता। दैट इज रियली ब्यूटीफुल वंडरफुल सीन एक्चुअली। वो कभी कभी आपको दिखाई पड़ता है एनुलर सोलर एक्लिप्स। दूसरा ये है कि जो ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं वो जो सोलर एक्लिप्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। एक साल में कहते हैं कि 3 तक चंद्र ग्रहण पड़ सकते हैं, जबकि जो सूर्य ग्रहण है वो 2 से ज़्यादा पूरे साल में नहीं पड़ते हैं। और बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें इस ग्रहण के टाइम सूर्य या चंद्र को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि चंद्र ग्रहण को देखने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो मून की अपनी लाइट नहीं होती, जो लाइट सन से रिफ्लेक्ट होती है वो लाइट होती है, इसलिए चंद्र ग्रहण को देखने में कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए बिल्कुल डायरेक्टली, जो है वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो 26 मई का दिन है बहुत विशेष दिन है, और जैसे मैंने कहा कि पूर्णिमा तो है ही है, पूर्णिमा भी बहुत एक स्पेशल पूर्णिमा है जिसको हम भगवान बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी जो डेथ हुई, वो तीनों चीज़ें इसी दिन हुई। और हिंदू धर्म में क्योंकि भगवान विष्णु का नवा अवतार मानते हैं भगवान बुद्ध को, तो इसलिए ये दिन और भी हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण
हो जाता है। और इस दिन आप जितना भी दान पुण्य करेंगे, पूजा करेंगे, उसका आपको एक विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए थे पिछले बार, हम उनको नहीं ले पाए थे, तो आज हम कोशिश करते हैं कि उन प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाए। सबसे पहले जो एक प्रश्न था, रिंकी साधन मोंडल, ये इन्होंने एक प्रश्न किया था और इनका जो डेट ऑफ बर्थ था 28 नवंबर 2000 और जो टाइम है 3 AM है और बर्थ प्लेस जो है वो सिलीगुड़ी है। तो इनका अगर इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि जो मेरे बेबी कब होगा, बेबी जो है कब होगा, तो इनका हमने हॉरोस्कोप बनाया और जो लग्न है वो तुला राशि है जहाँ पर मरकरी का प्लेसमेंट है और जुपिटर सैटर्न का जो प्लेसमेंट है दोनों वक्री हैं जो 8th हाउस में प्लेस्ड हैं। मून वीनस केतु जो 3rd हाउस में है। और जहाँ तक जो बच्चा या बेबी की बात हम करते हैं तो हमारा जो हॉरोस्कोप जो होता है उसमें हम 5th हाउस को देखते हैं और उसका जो सिग्निफिकेटर कारक होता है वो प्लैनेट गुरु होता है। तो यहाँ पर जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो शनि है और शनि इनके हॉरोस्कोप में योग कारक है और योग कारक होने के बाद उसका प्लेसमेंट 8th हाउस में है और वो जो कारक है प्रोजेनी का या संतान का जुपिटर, उसके साथ वहाँ पर उसका प्लेसमेंट है। और अगर हम दशा की बात करें तो इनकी जो दशा है इस समय शुक्र में शनि की दशा चल रही है जो कि 10 नवंबर 2021 तक है और जो उसके बाद शुक्र में बुध की दशा शुरू होगी जो 10 नवंबर 2021 से शुरू होकर 10 सितंबर 2024 तक चलेगी। इस समय गुरु का गोचर 5वें घर में है जो कि संतान स्थान है और टाइम भी जैसे मैंने कहा कि सैटर्न जो है वो लॉर्ड है 5th हाउस का, संतान के घर का, तो इस समय टाइम बहुत शुभ है और इस समय जो संतान होने की बहुत कंसीव करने की बहुत अच्छी संभावना भी है और मुझे लग रहा है कि हर हालत में मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक संतान होने की पूरी संभावना है। दूसरा प्रश्न जो है वो विनोद तिवारी जी का है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1988 है, टाइम 1450 और प्लेस वाराणसी है। इन्होंने पूछा है कि नौकरी और शादी कब होगी। तो इनका अगर हम हॉरोस्कोप देखें तो जो लग्न है वो कुंभ राशि है, वहां पर राहु का प्लेसमेंट है। सन जो है नीच राशि में भाग्यस्थान में प्लेस्ड है और जो लग्न का लॉर्ड शनि है वो आय स्थान में है, हाउस ऑफ गेन्स में 11th हाउस में प्लेस्ड है। जुपिटर 4th हाउस में है, मंगल 2nd हाउस में है और चंद्रमा जो है वो अपनी राशि में 6ठे घर पर है। इनके हॉरोस्कोप की जो खास बात है वो ये है कि चंद्रमा अपनी राशि में है। जहाँ तक बुध का सवाल है, बुध भी अपने उच्च की राशि में विराजमान है 8th हाउस में और शुक्र जो नीच की राशि में है बुध के साथ, क्योंकि उच्च के प्लैनेट के होने के साथ उसका नीच भंग हो रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। और सन का जहाँ तक सवाल है वो 9th हाउस में नीच राशि में उसका प्लेसमेंट है, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मैं नहीं कहूँगा। और दशा इस समय जो चल रही है इनकी वीनस मार्स की दशा चल रही है जो 27 जनवरी 2021 से शुरू हुई है और 28 मार्च 2022 तक चलेगी। और जहाँ तक गोचर का सवाल है, शनि जो है वो 12th हाउस में गोचर कर रहा है और जुपिटर जो है वो 11th हाउस में लग्न में 11th साइन में गोचर कर रहा है। तो अगर हम नौकरी की बात करें तो
मंगल का पीरियड चल रहा है, वीनस मार्स का, जैसे मैंने कहा। मंगल जो है आपके जो हाउस ऑफ प्रोफेशन होता है, जो 10th हाउस है उसका स्वामी भी है, और उसका प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, जो कि एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। हम कहते हैं कि वो एक सिंहासन योग होता है। और इनके हॉरोस्कोप में जुपिटर जो है वो वक्री है, और वो 10th हाउस को देख भी रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि जून के महीने में जुपिटर वक्री होने जा रहा है। जुपिटर का गोचर बहुत अच्छा है। तो नौकरी का जहाँ तक सवाल है, इनकी जो नौकरी है जुलाई महीने तक अवश्य लग जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक शादी का सवाल है, और शादी के लिए मैं कहूँगा कि जब जुपिटर इनका 12th साइन में या सेकंड हाउस में जाएगा, और जब वो वीनस को आस्पेक्ट करेगा, उस टाइम शादी होने की संभावना है। इसका मतलब समझ लीजिए आप अप्रैल 22 में, या करीब 1 साल का समय और है शादी में, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब शादी की संभावना होगी। उसके बाद एक प्रश्न है सुशील कुमार जैन जी ने पूछा है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1980 है, टाइम इज 1905, और प्लेस है इंदौर। उन्होंने कहा है कि मेरी सेकंड मैरिज कब होगी तथा पार्टनर जो है वो कैसा मिलेगा। तो इनका जो हॉरोस्कोप बनाया हम लोगों ने, और इसमें जो लग्न है वो स्कॉर्पियो लग्न है, और 10th हाउस में इनके 4 प्लैनेट का प्लेसमेंट, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु। जुपिटर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है विद ऑल 3 मैलेफिक प्लैनेट्स, और जो 7th हाउस है, जो हम विवाह स्थान कहते हैं, वहाँ पर मरकरी और सन का प्लेसमेंट है, और उसका लॉर्ड वीनस 8th हाउस में प्लेस्ड है वक्री होकर, जो कि एक शादी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहाँ तक दशा का सवाल है, इनकी जो दशा इस समय ऑपरेट हो रही है वो जुपिटर की दशा है, जो कि 12 जून 2022 को खत्म होगी, और उसके बाद सैटर्न का पीरियड शुरू होगा, और उसके बाद ही इनका जो टाइम होगा मैरिज का, मतलब 12 जून 2022 के बाद ही शुभ होगा सेकंड मैरिज के लिए। और उस टाइम जो हम देखेंगे कि जो शनि का भी गोचर है वो चेंज हो जाएगा। शनि जो है अपने 11th साइन में आ जाएगा, और जुपिटर जो है वो 5th हाउस में आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर हम कहेंगे कि जुलाई अगस्त तक सेकंड मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि इन्होंने पूछा है कि पार्टनर हमें कैसा मिलेगा। उसके बारे में बताऊं कि जो हम सेकंड मैरिज देखते हैं वो सेकंड हाउस से देखते हैं, और क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो 8th है फ्रॉम 7th हाउस, तो इसलिए सेकंड मैरिज जब हम बात करते हैं तो सेकंड हाउस से देखते हैं, जिसका लॉर्ड जुपिटर है। जब मैंने कहा कि जुपिटर 5th हाउस में आएगा, मतलब मई जून 2022 में, तब वो सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी करता है। और जहाँ तक हम सेकंड स्पाउस के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये पूछा है कि पार्टनर कैसा मिलेगा, तो उसको हम 9th हाउस से देखते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इनके हॉरोस्कोप में जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है। तो इसका मतलब जो सेकंड मैरिज सक्सेसफुल होगी, और जो पार्टनर मिलेगा वो भी इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा शायद सेकंड मैरिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सुमित सिंह है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 2 जुलाई 1983, टाइम इज 21:52, प्लेस इज आगरा। इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब की क्या पॉसिबिलिटी है, और गवर्नमेंट जॉब में भी ये टीचिंग में जॉब ट्राई कर रहे हैं कि वो जॉब कब तक मिलेगा। और इन्होंने ये भी पूछा है कि अभी 21 फरवरी को इन्होंने यूपीपीएस में कुछ इंटरव्यू हुआ है, और क्या मेरा सिलेक्शन उसमें हो सकता है। तो इनका हम जब हॉरोस्कोप बनाते हैं तो इनका जो लग्न है वो एक्वेरियस साइन है, और इसका लॉर्ड
नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है और जो उच्च का है, एग्जॉल्टेड है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ लॉर्ड ऑफ सैटर्न। और सैटर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो सैटर्न का प्लेसमेंट होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए सन का भी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और जहाँ तक सन का सवाल है, यहाँ पर इनका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो 5th हाउस में प्लेस्ड है। वो भी एक राजयोग बनाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरा, इस समय जो गोचर की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो यह है कि जो जुपिटर का गोचर है वो लग्न में चल रहा है, और लग्न में होने से वो सन को भी देख रहा है और जुपिटर को भी देख रहा है, हमारे भाग्यस्थान को भी देख रहा है। और शनि का गोचर जो 12th हाउस में है, वहाँ से शनि जो है 9th हाउस को, जहाँ पर सैटर्न उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो वो भी देख रहा है। तो बहुत एक अच्छा, एक शुभ इंडिकेशन है, अच्छा इंडिकेशन है कि आपने जो इंटरव्यू दिया है अभी 21 फरवरी को, उसमें आपके सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगला प्रश्न मिस्टर सचिन कौशिक का है। इन्होंने कहा है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 अक्टूबर 93 है, टाइम इज 15:36 और सोनीपत पर प्लेस ऑफ बर्थ। इन्होंने पूछा है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और इनके हॉरोस्कोप में जो भी प्लैनेट हैं डेबिलिटेशन में या नीच में, तो इन्होंने पूछा है कि कोई नीच भंग राजयोग है क्या इनके हॉरोस्कोप में। तो अगर हम इनके हॉरोस्कोप को देखते हैं तो लग्न का पाइसेस साइन है, मीन राशि है, और 8th हाउस में इनके 4 प्लैनेट का प्लेसमेंट है, सन, मार्स, मरकरी, जुपिटर, और वीनस इनका 7th हाउस में प्लेस्ड है, राहु 9th हाउस में, चंद्रमा 1 नंबर साइन में या मेष राशि में 2nd हाउस में प्लेस्ड है, शनि अपनी राशि में 11th हाउस में प्लेस्ड है। और जहाँ तक दशा का सवाल है कि जो दशा इस समय इनकी ऑपरेट हो रही है वो चंद्रमा में मंगल की दशा ऑपरेट हो रही है, जो कि 22 अप्रैल से शुरू हुई है, 22 अप्रैल 21 से और 24 नवंबर 2021 तक रहेगी। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो जो इन्होंने पूछा है कि सरकारी नौकरी की संभावना है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो यह है कि जो सन का प्लेसमेंट है इनके हॉरोस्कोप में, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, और जब तक हमारा सन का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, जब तक गवर्नमेंट में नौकरी लगने की संभावना कम होती है। सन इनका नीच का है, बट शनि का प्लेसमेंट अच्छा है, बट दोनों का प्लेसमेंट जब तक ठीक नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट में सर्विस लगने की संभावना जो है बहुत रिमोट होती है, बहुत कम होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लैनेट बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि मेरे जो हॉरोस्कोप में जो नीच के प्लैनेट हैं, डेबिलिटेशन में हैं, उनका क्या नीच भंग हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि इनके जो 2 प्लैनेट हैं, वीनस वर्गो साइन में है, जहाँ पर वो डेबिलिटेशन साइन माना गया, और सन जो है वो 7th साइन लिब्रा साइन में है, और वो भी उसका जो है डेबिलिटेशन पॉइंट होता है। यहाँ पर कुछ एक ज्योतिष में नीच भंग राजयोग होता है। तो कुछ कंडीशन होती हैं कि जब प्लैनेट नीच के होते हैं तो उनका एक डेबिलिटेशन कैंसिल ही नहीं होता, बट इट बिकम्स ए राजयोग कारक प्लैनेट। तो यहाँ पर अगर हम सन की बात करें तो सन जो है नीच का है, और उसका जो साइन, जो एक्सॉल्टेशन साइन का जो इसका रूलर होता है वो मंगल होता है। तो कहते हैं कि अगर दोनों प्लैनेट एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो इनका जो सन और मार्स है वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसका मतलब एक दूसरे से केंद्र में है, तो इसलिए इनका नीच भंग हो रहा है। दूसरा, जहाँ तक शुक्र का सवाल है, तो उसका भी एक कंडीशन है कि अगर उसकी नीच राशि का साइन और उच्च राशि का साइन एक दूसरे से केंद्र में हो, तभी भी जो है उस प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर शुक्र का जो नीच राशि का स्वामी है मरकरी है,
और शुक्र की जो उच्च राशि होती है वो पाइसेस या मीन राशि होती है। तो मेन वर्गो एंड पाइसेस दोनों का जो लॉर्ड है मरकरी और जुपिटर, वो एक दूसरे के साथ हैं 8th हाउस में। तो इसलिए हम कहेंगे कि शुक्र का भी जो नीच भंग हो रहा है इस केस में, तो दोनों प्लैनेट का नीच भंग हो रहा है। डेफिनेटली आपको पोजीशन अच्छी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जहाँ तक मैंने कहा कि गवर्नमेंट में जो नौकरी है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी जो है वो रिमोट है या डिफ़िकल्ट है। तो दोस्तों, टाइम की सीमा है, तो आज अपना कार्यक्रम हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अभी आप कुछ प्रश्न पूछ भी रहे हैं, तो कमल ध्यानी जी हैं, तो मैं डेफिनेटली आपके प्रश्न का जवाब अगली बार ज़रूर दूंगा। आप इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। और आपको बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को जो है। और आप देखते रहिए प्रोग्राम, और जो भी प्रश्न है आपके माइंड में आप इसको पूछते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।